Hello everyone, welcome to Avlokan IAS and we are studying environment current affairs through PT 365. जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्यू टॉपिक्स, तो उसी के कंटिन्यूटी में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं एंड टुडेज लेक्चर आवर फर्स्ट टॉपिक इज फंगा रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पर द फंगाई फाउंडेशन, अब ये न्यूज में क्यों है? द फंगाई फाउंडेशन थ्रू यूएन बायोडाइवर्सिटी अर्ज्ड पीपल ग्लोबली टू यूज द वर्ड फंगा। तो यहाँ पर बात हो रही है यूएन बायोडाइवर्सिटी के थ्रू, यहाँ पर फंगाई फाउंडेशन चाहता है कि हमें एक वर्ड और यूज करना चाहिए। जो अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज फ्लोरा एंड फोना। तो यहाँ पर एक तीसरे पार्ट में इसको पढ़ने की बात हो रही है, दैट इज फंगा। तो यहाँ पर फंगा वर्ड को ग्लोबली यूज करने की बात हो रही है, जो कि अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था और हम इतना इसको कॉमन लैंग्वेज में यूज नहीं करते थे। तो अब बात हो रही है कि अर्थ पर जो लाइफ है उसको हम ट्रिनिटी में बोलेंगे, फ्लोरा फोना एंड फंगा। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज फंगाई? फंगाई होता क्या? इट इज बेसिकली इट रिफर्स टू द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ फंगाई इन एनी गिवन प्लेस। तो जो फंगा है, फंगा एक अम्ब्रेला टर्म है। इट इज यूज्ड फॉर ऑल द वेराइटीज, ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ फंगाई। जो भी किसी भी प्लेस पर कहीं पर भी अर्थ पर अगर जो फंगाई की बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको हम फंगा वर्ड के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। फंगाई इज वन ऑफ द 5 किंगडम्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनमें से वन ऑफ द क्लासिफिकेशन में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट दे आर फंगाई। अब ये किसके द्वारा बोला गया? ये बोला गया RH बिटाकर। तो क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो इस तरीके का क्वेश्चन इनका नाम देके ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी नहीं पूछता है कि ये किसने बोला था। डाइवर्सिटी क्या होती है? अब ये जो फंगाई है इसकी डाइवर्सिटी क्या है? इट वेरीज फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स टू कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें फंगाई में क्या है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। दोनों की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज फ्रॉम ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट आर्कटिक रीजन्स, सब जगह ये पाए जाते हैं। दे आर इवन फाउंड ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड इवन ऑन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हर जगह पर हमें फंगाई देखने को मिलेगी। अब इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे हैव अ सेल वॉल विद चिटिन। तो देखो फंगाई से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, तो क्वेश्चन ऐसे फिर से बन सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन फिर से कुछ पूछा जा सकता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो फंगस होती है उसके जो सेल वॉल होती है उसके साथ में चिटिन भी होता है। तो चिटिन क्या होता है? इट इज बेसिकली एक पॉलीसेचराइड्स होता है जो कि एक की कंपोनेंट है जो फंगल सेल वॉल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो बस इसका यही रोल है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। तो जो पैरासिटिक होते हैं तो वो तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं और जो दूसरे को अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। और जो सेप्रोफाइटिक्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक बेसिकली दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर स्पेशली फंगाई एंड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं और जो बेसिकली ऑब्टेन देयर नरिशमेंट बाय एब्जॉर्बिंग डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है बेसिकली फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड बनाते हैं। तो इतना हमें पता होना चाहिए। दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर और उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज भी इनमें पाए जाते हैं। इतना हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फंगाई। फंगाई का सिग्निफिकेंस क्या है? तो म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशंस विद रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रीज एंड ग्रोथ। तो देखो ये इस तरीके के हैवी वर्ड्स देके यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी क्या पूछेगा? स्टेटमेंट फॉर्म करेगा। और स्टेटमेंट किस तरीके से फॉर्म होती है? आर दे इन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द प्लांट्स और नॉट। कि फंगाई जो होते हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ भी प्लांट्स के साथ में म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ में सर्वाइव करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो म्यूचुअल बेनिफिट देखते हैं और उसके साथ में एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट की रूट्स के साथ में, ठीक है। कार्बन रिजर्वायर का काम करते हैं, ये कार्बन को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि दे डू नॉट स्टोर कार्बन। तो इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ सकती है, तो ऐसा नहीं है, दे इवन स्टोर कार्बन एज वेल। तो फंगाई का रोल यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट्स बनती हैं जो कि मैं साथ में बताता जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान देना। डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल इनकी क्या होती है? दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स कन्वर्टिंग डेब्रीज टू ह्यूमस। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं
और दे प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। तो ये तो सबको ही पता है, ये कॉमन स्टेटमेंट है डिकम्पोजर्स का रोल। बट दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट्स, तो ये ट्रू है। प्लस दे स्टोर कार्बन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, माइक्रो रिमीडिएशन का भी काम करते हैं। दे असिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट सच एज प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स को डिग्रेड करने का भी ये काम करते हैं। एंटीबायोटिक इनमें होती है प्रॉपर्टी, और ये साइकोथेरेपी में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके यूज होते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि दे यूज इन मेडिसिन एज वेल, तो यस, बहुत सारे यूज होते हैं जो हमें नहीं पता है, जो आगे आने वाले टाइम में पता होंगे और जो ऑलरेडी में पता चल चुके हैं। तो ऐसी कोई क्वेश्चन आए जहां पर लगे कि यस पॉसिबिलिटी बेस्ड स्टेटमेंट है, देन मार्क दैट स्टेटमेंट एज ट्रू, और वो मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रू ही होता है। ठीक है, फोकस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से इस पे फोकस पे किया गया है, दैट इज IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमेटी बनाई गई है पूरी। ठीक है, ग्लोबल फंगल रेड लिस्ट इनिशिएटिव लाया गया है। प्लस चिली इज द ओनली कंट्री दैट कंसीडर्स फंगाई इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन, तो अपने जो कंजर्वेशन के लॉज हैं उसमें ये कंसीडर करता है फंगाई को भी। तो ये कौन सी कंट्री है, चिली इज द ओनली कंट्री। अब इसके अलावा कंपेयरिंग फ्लोरा फोना एंड फंगा को 3 Fs के थ्रू डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर। फ्लोरा फंगा एंड फोना में अगर हम देखें तो फ्लोरा में हमें पता है प्लांट्स आ जाते हैं, और फोना में हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, फंगा में हमारे फंगाई आ जाते हैं। तो फंगाई में मशरूम, मोल्ड्स, ईल्ड्स, ईस्ट, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये फूड बनाते हैं, दे प्ले द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। फोना हमारे कौन से होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एंड दे आर इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, और ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर ये कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं, प्रे का रोल भी प्ले करते हैं, एंड दे आर इवन प्रेडेटर्स एज वेल। ठीक है, और फ्लोरा में हमारे प्लांट्स आते हैं, दे आर ओनली द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सीड्स को डिस्पर्स करके होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। फंगा रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, थ्रू स्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे शायद मैंने फूड बना बोल दिया था, तो इसको थोड़ा देख लेना। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो हमारी बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, इनको किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। और यूनेस्को ने क्या किया है, 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व्स को अंडर दी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऐड किया है, और फ्रॉम द कंट्रीज लाइक कोलंबिया। ठीक है, तो टोटल जो साइट्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की वो हो चुकी हैं 759 फ्रॉम द 136 कंट्रीज। तो वर्ल्ड 136 कंट्रीज से यहाँ पर 759 साइट्स ऐड हो चुकी हैं। अब ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है क्या, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1971 एज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। तो इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया था इन 1971। इट एस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो लोगों और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप को एनहेंस करने के लिए एक साइंटिफिक बेसिस को एस्टेब्लिश करने के लिए इसको लाया गया था। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आउट ऑफ दोज 12 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर इट। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर दी MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर में 12 को रिकॉग्नाइज किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। थोड़ा ये ध्यान देना, ये जो फैक्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट वन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अंडर दी मैप प्रोग्राम। ठीक है, तो मैप प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्नाइज होने वाला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में समझ लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज दैट रिप्रेजेंट डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स, चाहे वो टेरिटोरियल हो, चाहे वो कोस्टल हो, या फिर मरीन इकोसिस्टम हो, किसी भी तरीके का इकोसिस्टम हो जहाँ पर डाइवर्सिटी हो, जहाँ पर आपको नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसी को ही हम बायोस्फीयर रिजर्व की तरीके से अनाउंस करते हैं। एंड दे आर इन सीटू कंजर्वेशन, they are basically used for the in situ conservation। in situ conservation is basically on site conservation, की जहां पर हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, प्रे बेस कम हो रहा है, प्रीडेटर्स की कमी हो रही है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जहां पर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की ज़रूरत है, तो वहां पर हम उसी साइट पर जाकर उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 जोन्स, तो 3 जोन होते हैं इसमें, कोर एरियाज, बफर जोन एंड ट्रांजिशन एरिया। तो कोर एरियाज में
जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन होता है, वहाँ पर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन, किसी तरीके की आप एग्रीकल्चर या किसी भी तरीके के आप जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ पर नहीं कर सकते हो, प्लस आप वहाँ पर रह भी नहीं सकते हो। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन्स होते हैं ये। बफर जोन्स में अगर हम जाएँ, दे आर यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ कंपेटेबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। तो ऐसी चीज़ें बफर जोन में की जा सकती हैं विच आर साउंड विद द इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एज वेल, दैट कैन री इन्फोर्स साइंटिफिक रिसर्च। जैसे साइंटिफिक रिसर्च करनी हो, कोई लाइक एग्रीकल्चर आप कर सकते हो एक बार को बफर जोन में, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती लाइक इंडस्ट्रीज आप नहीं लगा सकते हो जिससे कि वहाँ का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको किसी तरीके का नुकसान हो। ट्रांजिशन एरियाज आर द एरियाज वेयर कम्युनिटीज फोस्टर सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं, प्लस वहाँ पर सोशियो कल्चरल लाइफ उनकी इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ के तरीके से वो वहाँ पर मैनेज करते हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर अपनी जैसे नॉर्मल लाइफ है उस तरीके से, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं तो उनका यहाँ पर मैप दिया गया, और उन मैप्स में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो कोल डेजर्ट है, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज़ इन उत्तराखंड। उसके बाद कच्छ गुजरात में है। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश, एंड अचनकामर अमरकंटक छत्तीसगढ़, नीलगिरी तमिलनाडु, शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, नौकरेक मेघालय, एंड दिहांग दिवांग इन अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा दिब्रू साइकोवा हो आसाम में, मानस नेशनल पार्क हो आसाम में, या फिर कंचनजंगा हो सिक्किम में। तो ये हमारे ग्रेट निकोबार है, निकोबार आइलैंड पे है, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, अगस्त मलाई इन केरला। सो दीज आर द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, दे आर 18 इन नंबर। इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं कि जिनके ऊपर ये साइन बना हुआ है दे आर रामसर साइट एज वेल, जिनके साथ में MAB लिखा हुआ है दे आर अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। जिनके साथ में ये वाला साइन है दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट एज वेल, लाइक कंजर जो हमारी जो कंचनजंगा है दैट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा सुंदरबन इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिक्स्ड भी हैं, जिसपे यहाँ पर रेड नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ कंचनजंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज इको सेंसिटिव एरियाज। इको सेंसिटिव एरियाज कौन से होते हैं? तो इससे पहले हुआ क्या है कि कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स रीजन फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचाने के लिए जो कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट कहती क्या है? इट प्रपोजेस दैट 37% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट। तो 37% जो वेस्टर्न घाट का टोटल एरिया है, जो कि रफली 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बनता है, उसको बोला गया है कि इसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए। आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ प्रपोज्ड ESA मैक्सिमम इज इन कर्नाटका फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न घाट का एरिया जो कि इको सेंसिटिव एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है कर्नाटक में और फॉलोड बाई महाराष्ट्र में। बट कर्नाटक ने यहाँ पर इनका जो प्रपोजल था, जो इनकी रिपोर्ट थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। इको सेंसिटिव एरियाज बेसिकली होते क्या हैं? दे आर जोन्स और द एरियाज विद आइडेंटिफाइड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैविंग इनकम्पेरेबल वैल्यूज। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जिनकी वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम, रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। तो जो कंजर्वेशन के लिए स्पेशल अटेंशन रिक्वायर करते हैं उन्हीं एरियाज़ को हम इको सेंसिटिव एरियाज़ बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लैंडस्केप। क्योंकि वहाँ पर जो जिस तरीके का इकोसिस्टम है, जिस तरीके की वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल वैल्यूज़ हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन एरियाज़ को इको सेंसिटिव एरियाज डिक्लेयर करते हैं। इनको डिक्लेयर किया जाता है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के अंडर में, और इट वाज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको डिक्लेयर किया जाता है। पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड इट्स डिग्रेडेशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि मैन मेड जो या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस होता है, हैबिटेट डिग्रेड होता है, या फिर किसी भी तरीके की जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको नुकसान होता है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर इको सेंसिटिव एरियाज़ को बनाया जाता है।
दे क्रिएट अ बैरियर और शॉक, दे वर्क एज बैरियर और शॉक एब्जॉर्बर फॉर द स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम होते हैं उनके लिए जो बैरियर या फिर शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। दे एक्ट एज ट्रांजिशन जोन फ्रॉम द एरियाज ऑफ हायर प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। तो ऐसे एरियाज जो कम प्रोटेक्शन चाहते हैं, ऐसे एरियाज जो हायर प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनके बीच में एक ट्रांजिशन का काम करते हैं। Activities in ESZ are generally regulated and not prohibitory in nature। तो इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे आर बेसिकली रेगुलेटरी इन नेचर, उनको रेगुलेट किया जाता है और पूरी तरीके से प्रोहिबिट नहीं किया जाता है। सो ESZ गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं, लाइक कॉमर्शियल माइनिंग हो गई, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया जाता है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जो अलाउड होती हैं, जिनको रेगुलेट किया जाता है, जिन पर नज़र रखी जाती है, लॉज के अंडर में रह के आप उनको कर सकते हैं, लाइक फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इन सबको रेगुलेट किया जाता है। परमिट किस चीज़ की होती है? ऑनगोइंग एग्रीकल्चर, अगर पहले से एग्रीकल्चर हो रहा है तो करते रहो। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटीज, डेयरी फार्मिंग, ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो हमारा एरिया है पूरा वेस्टर्न घाट के अंदर आता है। उसमें हमारा गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें ये रीजन लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट के हॉट स्पॉट्स हैं, पूरी ग्रीन बेल्ट है जो कि एक तरीके से महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसमें कई सारे पासेस हैं, पाला घाट, थाल घाट और भोर घाट। ठीक है। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो हाईएस्ट पीक जो है वो नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएं तो पीक की हाइट नॉर्थ टू साउथ की तरफ बढ़ती जाती है। और साउथ में जो अन्नामुड़ी हिल है दैट इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। फॉरेस्ट अगर हम देखें तो 4 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ट्राई डेसिडुअस। तो इस तरीके के फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। आयरन रिच एरिया है, मैग्नीज एंड बॉक्साइट की ओर्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम अदर की इंफॉर्मेशन देखें यहाँ पर तो दिस रीजनल नेम्स अगर इसके देखें तो सह्याद्री बोलते हैं इसको, नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटक तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स बोलते हैं केरल एंड तमिलनाडु में। इट इज़ वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स में से एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है ये, जो कि है वेस्टर्न घाट। इट कवर्स 6% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का 6% लैंड एरिया कवर करता है, विद मोर देन 30% ऑफ ऑल प्लांट्स। तो इंडिया के टोटल प्लांट्स के मोर देन 30% प्लांट्स कम्स अंडर द वेस्टर्न घाट ओनली। तो 30% ऑफ ऑल प्लांट्स, फिश, हर्पिटोफोना, बर्ड एंड मैमल्स स्पेसीज फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो स्पेसीज पाई जाती हैं उसमें से 30% स्पेसीज कहाँ पर मिल रही है हमको? वेस्टर्न घाट में। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था इन 2012 इटसेल्फ। एंडेमिक स्पेसीज जो यहाँ की जो नेटिव स्पेसीज हैं जो यहाँ पर ही पाई जाती हैं दे आर नीलगिरी थार और लाइन टेल्ड यहाँ पर मकाक। तो ये स्पेसीज हैं। स्टेप्स टेकन फॉर प्रोटेक्टिंग वेस्टर्न घाट्स, तो ये स्टेप्स लिए गए हैं। आपको याद क्या रखना है कि गडगिल कमेटी, माधव गडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी इज रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट। बस इतना ध्यान रखना कि इनकी जो रिकमेंडेशन है दे आर रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम। बाकी चीज़ें हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें उसमें तो अदर रिलेटेड न्यूज़ है हमारी डाटा, उनमें अगर हम देखें दीज आर इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो IBPES करके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो इसने ब्लू प्लेनेट प्राइज जीता है 2024 का, जो कि एनुअली दिया जाता है बाय जापान वेस्ट असाही ग्लास फाउंडेशन के अंतर्गत इसको दिया जाता है। हुआ क्या था? IPBES एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पर? पनामा सिटी में इन 2012। इट इज़ ए इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल बॉडी टू स्ट्रेंथन साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इट इज़ नॉट ए UN बॉडी, बस इतना ध्यान रखना, IPBES इज़ नॉट ए UN बॉडी। ठीक है। सेक्रेटेरिएट कहाँ है? एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस नहीं है। करेंटली इट हैज़ मोर देन 145 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इसका मेंबर है, UN बॉडी नहीं है। ये 2 फैक्ट भी याद कर लिए इसके बारे में, कुछ भी आएगा आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। ऑल स्टेट मेंबर्स ऑफ UN और आर एलिजिबल फॉर IPBES मेंबर। तो सारे ही मेंबर्स एलिजिबल हैं, बट सारे ही मेंबर UN के मेंबर इसके मेंबर नहीं हैं और ये UN बॉडी भी नहीं है। ठीक है। इतना ध्यान देना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट।
तो IDWH, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का। तो बस इसी से ही समझ लो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो हैबिटेट है उसको डेवलप करने की बात हो रही है इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या कह रही है कि सेंट्रल भी इसमें साथ देगा, स्टेट भी साथ दें, और इंटीग्रेटेड मैनर में हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तरीके से एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत काम करेंगे और हम जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूव कर दिया कंटिन्यूएशन ऑफ इस स्कीम को कंटिन्यू करने का अप्रूवल दे दिया है फॉर द इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं तो प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट किया जाएगा जिसमें नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स आते हैं एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, ये सारे हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। अगर हम देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज को भी हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमारे प्रोटेक्शन हम वाइल्ड लाइफ को दे रहे हैं, लाइक इन जू, तो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, वहाँ पर अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर लायन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आल्सो कम्स अंडर दिस प्रोग्राम। रिकवरी प्रोग्राम्स होते हैं फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज लाइक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गई हमारी, ठीक है। तो रिकवरी प्रोग्राम्स भी इसमें काउंट होते हैं, उनके हैबिटेट्स भी काउंट होते हैं, ठीक। सो फार 22 स्पेसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो अभी तक 22 स्पेसीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया अंडर द स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम। तो स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर हमने 22 स्पेसीज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया। सब स्कीम्स इसके अंडर में ही, सब स्कीम्स अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आता है, प्रोजेक्ट लाइन आता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ये सारे ही प्रोग्राम्स इनके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट इज पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो केरल ने क्या किया है, केरल की थाजाकारा पंचायत है जिसने रिसेंटली पब्लिश किया है अपडेटेड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए सपोर्ट्स दिस, ये जो PBR है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, इट सपोर्ट्स क्लेम्स ऑफ लोकल ऑनरशिप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज और लोकल ऑनरशिप है बायोडाइवर्सिटी की, उसके क्लेम को ये सपोर्ट करता है। ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है इसका काम यही है। एंड इट हेल्प्स सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है इसकी टू प्रिपेयर PBR इन कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल। तो लोकल पीपल का एनवायरनमेंट, लोकल पीपल का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है ना, तो इस वजह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज हमारे लिए नहीं है एग्जाम के लिए। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर हम देखें तो इसको पब्लिश कर लिया गया है, पब्लिश 2024 की रिपोर्ट आ गई है। किसने पब्लिश किया है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। देखो मैं न्यूज़ तो सारी कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है या जिसमें दी गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। और UPSC किस तरीके से क्वेश्चन इन इन्फॉर्मेशन से पूछ सकता है वो भी मैं साथ में बता रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, रदर देन कि मैं सब कुछ एक एक पॉइंट को कवर करूँ, वो आपके लिए उतना आउटपुट रेशियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो EPI 2024 जो है पब्लिश किया गया है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा। अब ये 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यूज़ करता है अक्रॉस 11 इशूज़ कैटेगरीज। अब EPI क्या करता है, 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इनकी परफॉर्मेंस क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इकोसिस्टम वाइटलिटी को लेकर कंट्रीज़ किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, उसी हिसाब से इनको रैंक दिया जाता है। एस्टोनिया ने है लिस्ट को टॉप किया है, बस ये ध्यान देना, और इंडिया ने लिस्ट को टॉप बिल्कुल नहीं किया है और लिस्ट को नीचे से लगभग टॉप किया है। तो इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो हमसे नीचे केवल 4 कंट्रीज़ ही हैं। अब एक खास बात यह है कि जो हमारे एग्जाम में किसी कहीं पर भी बीच में पूछी जा सकती है, किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन सकता है, इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ SO2। तो ठीक है, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट देखने को मिले इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ SO2, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, क्योंकि 2022 में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और हम एंथ्रोपोजेनिक SO2 को सबसे ज़्यादा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा हम एमिशन कर रहे हैं थ्रू एंथ्रोपोजेनिक मेथड्स लाइक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, या फिर हम जिस तरीके के जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन है वो हो रहा है।
नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 वाज रिलीज्ड बाय गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये नाम बस देख लेना, याद रख लेना कि नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स किसके द्वारा लाया गया। अब यहाँ पर भी इंडिया की रैंक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स था, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के साथ में नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भी इंडिया ने सेम ही परफॉर्म किया है, दोनों में ही रैंक सेम है इंडिया की। इट एवेल्युएट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स यूजिंग 4 मार्कर्स, तो यहाँ पर 4 मार्कर्स को यूज किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। अब नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कैमल्स। तो यूएन ने क्या किया है, लास्ट ईयर जो हमारी थी 2024 को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। तो कैमलिड्स जितने ही कैमल की फैमिली के एनिमल होते हैं उनको कैमलिड्स बोलते हैं, मेंबर ऑफ कैमल फैमिली, टू बिल्ड अवेयरनेस ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिड्स। तो कैमलिड्स में जो अनटैप्ड मतलब अभी जो पोटेंशियल है वो अनटैप्ड है, उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड डिक्लेयर किया गया था 2024 को। कैमल्स कहाँ पर मिलते हैं, अफ्रीका में और एशिया में मिलते हैं, ठीक है। अमेरिका में कैमल्स देखने को हमको नहीं मिलेंगे, ठीक। टाइप्स इनके क्या होते हैं, ड्रोमेड्री और अरेबियन कैमल या फिर बैक्टीरियन कैमल, दो नाम याद रख लो, अरेबियन या फिर बैक्टीरियन। तो बैक्टीरियन कैमल में क्या खास बात होती है, उनके 2 हम्प होते हैं, और यहाँ पर जो हमारा अरेबियन कैमल होता है उसमें केवल 1 हम्प होता है, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पर ये हमारा जो कैमल यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया दैट इज अरेबियन कैमल। अभी खास बात क्या है, डोमेस्टिकेटेड बाई पीपल, लोग इसको पालते भी हैं। इट इज़ ए मैमल, हर्बीवोर है, ठीक है, घास फूस श्रब्स यही सब खाते हैं, प्लांट ट्रीज यही सब ये खाते हैं। सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट सबको पता है, ड्राउट एनिमल है, ये सूखे में रहता है, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान है, एंड खराई कैमल स्विम लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इनमें एक प्रजाति है खराई कैमल दैट इज फाउंड इन कच्छ गुजरात, और जो कि हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर तक लॉन्ग डिस्टेंस तक जो समुद्र है हमारा सी उसमें तैर सकते हैं, टू ईट मैनग्रूव्स, तो मैनग्रूव्स को खाने के लिए ये समुद्र में तैर के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, फिर से पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके के, तो ये ध्यान देना, ठीक। तो स्पीसीज में जो बिहेवियरल स्टेटमेंट्स होते हैं या उनकी जो बिहेवियरल इंफॉर्मेशन होती है उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए कैमल के ही नहीं और भी कोई स्पीसीज के बिहेवियर पे अगर कोई बात होती है तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरियन कैमल होता है वो हमको लद्दाख के नुब्रा वैली में देखने को मिल जाएगा, जो इंडियन आर्मी के द्वारा भी आईटीबीपी के द्वारा भी यूज किया जाता है। ड्रोमेडेरीज कैमल्स जो होते हैं दे आर फाउंड इन, जो हमारे अरेबियन कैमल होते हैं वही राजस्थान और गुजरात में हमें मिलते हैं। और कैमल फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं, जो प्रजातियां हैं जो यहाँ पर स्पीसीज हैं, दे आर लामा है, अल्पाका है और ग्वानाको है, विसुना है, ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज टर्म्स दीज स्पीसीज आर रिलेटेड टू कैमल, तो कैमल से रिलेटेड है। और ये नाम एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है कई बार ऐसे की टर्म्स को डाल देता है और पूछता है कि दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू विच स्पीसीज, या किससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, बट दे आर रिलेटेड टू द स्पीसीज, एंड स्पीसीज में भी हमें कौन से स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज कैमल। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ न्यूज़ को कवर किया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की न्यूज़ को देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपके काम के लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो पा रही है, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारी लिंक्स होती हैं वो हम वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। आप वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक यू।